जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग जो क्लास 9th का आपका मैथमेटिक्स का जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 डाला हुआ है, ये पार्ट 2 वाला वीडियो है और करीबन 3 हफ्ता पहले डाला हुआ है। बोलोगे सर आप तो साइंस का इतना वीडियो डाल रहे हो, इंग्लिश का भी डाल रहे हो, हिंदी का भी मिल ही रहा है, SST का भी मिल ही रहा है, पर मैथ का आपने इतना कम क्यों बनाया है? तो देखो बबुआ, कई सारे रीजन है, पर मैं सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ क्योंकि मैथ का मुझे ज़्यादा वीडियो बनाना है नहीं। मैं बस जितने टाइप के क्वेश्चन आपको दूंगा बस उतना कर लोगे तो आपका मैथ का बेड़ा पार लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ का वीडियो बनाना कम है इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो इसमें नहीं दे रहा हूँ। हाँ, ऐसे 3 हफ्ता पहले डाला हुआ है, लगभग 1 महीना पहले, तो वाला जरूर जाकर देख लीजिएगा। और अभी आपको ज़्यादा नहीं, मुझे लग रहा है कि 4 से 5 ही वीडियो और मिलेगा, उससे ज़्यादा वीडियो नहीं मिलेगा आपको मैथ का। ठीक है, इतना कर लोगे तो मैथ में आपका बेड़ा पार लग जाएगा। ठीक है, और हाँ, हिंदी इंग्लिश सबका आपका बाकी SST साइंस सब चल रहा है, तो सबका वीडियो देख रहे हो कि नहीं? नहीं देख रहे हो तो चैनल पर है, जाके देख लो। सब देख लोगे तो बात मानो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका सब ए मैंने बेड़ा पार जरूर लग जाएगा, आपका A+ जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। देखो जो सबसे पहला प्रश्न आपके पास, अब टोटल 40 प्रश्न कवर करेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखो परिमेय संख्या की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे परिमेय संख्या सिर्फ D नंबर का ऑप्शन है। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले बात समझो। देखो जो आपके पास √23 है बबुआ, इसका अगर रूट निकालोगे तो ये गोटा गोटी वैल्यू नहीं आएगा, जैसे 1 2 3 4 नहीं आएगा, ये पॉइंट में आंसर आएगा, यानी कि एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, जो पाई होता है, बहुत अच्छा चीज बता रहा हूँ सुनो, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जो पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 ये एक परिमेय संख्या होता है। तो कंफ्यूज ना होने का, ऑप्शन में कहीं 22/7 लिखा है तो इसको अपरिमेय मत मार दीजिएगा बबुआ जी, नहीं तो लपियाएगा आपको कौन? एग्जामिनर। ठीक है, मैंने नंबर 0 देकर। ठीक है, तो यानी कि कभी भी 22/7 दे तो मत बोला कि सर 22/7 तो पाई का होता है, पाई तो आपने बोला था कि अपरिमेय संख्या होता है, तो पाई अपरिमेय संख्या, ये जो पाई दिख रहा है सिंबल इसका, ये अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 ये देखा जाए तो आपके पास परिमेय संख्या। तो सर ऐसा कैसे? तो क्योंकि जो 22/7 होता है ये पाई का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, और ये देख लो P/Q के रूप में और Q = नॉट 0 भी है। ठीक है, अच्छा अब पाई का और एक वैल्यू होता है सर 3.14, ये क्या है बता तो आप लोग, तो ये लो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसी प्रकार से देखो इस प्रकार का कभी भी आपको दशमलव दिख जाए जिसमें देख लो क्या लिखे 0.01, अब जो हुआ 001 होगा, अब 0001 होगा, नेक्स्ट टाइम पे 4 को 01 होगा। देख लो ये बढ़ रहा है 0, लेकिन एक फिक्स पैटर्न पे बढ़ रहा है, तो बोलेगा सर ये तो परिमेय होना चाहिए, जो कि नहीं है। इस प्रकार से अगर कोई संख्या बढ़े तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और लेकिन अगर मैं इस D नंबर की बात करूँ, रूट का 225, तो अगर इसका अगर आप लोग निकालोगे रूट, इसका अगर रूट निकाल रहे हो आप लोग, अगर इसका अगर रूट निकालोगे देखोगे ये 15 का होगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है, जो कि गोटा गोटी संख्या निकाल रहा है, यानी कि ये आपका एक परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। दोनों प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है? 3 और 4 के बीच में स्थित है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का मैं सबसे लाजवाब ट्रिक बताता हूँ, सुनो। जितने भी ऑप्शंस होंगे सबको भागा देकर देखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 7/2, तो 7 को 2 से भागा दोगे तो ये 3.5 आएगा। और सबको पता है कि 3.5 माने 3.5 होता है, 3.5 3 और 4 के बीच में होता है, यानी कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी B नंबर का ऑप्शन देखो 7/5, 7/5 को भागा दो तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, और 1 पॉइंट अगर मान लो कुछ आ रहा है तो 1 पॉइंट जो है बेसिकली 1 के जस्ट आगे होता है, और वो 3 से 1 बहुत छोटा है, यानी कि ये जो होगा ये 3 और 4 के बीच में नहीं होगा, ये बेसिकली 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, 7/5। उसी प्रकार से 3/2 भी देखा जाए, इसका भी वैल्यू 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा, ये यानी कि ये भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि हमें आंसर पहले ही मिल चुका है। इन ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न पर बर्तन लिखा है कि √5 माइनस का √2, ठीक है, इंटू का √5 प्लस का √2 ये बराबर होगा। तो देखो बाबू ये एक फार्मूला है, याद करो। फार्मूला क्या होता है? A + B इंटू का A - B जो होता है वो A² - B² के बराबर होता है। नहीं समझ में आ रहा है? याद करो A² - B² फॉर्मूला क्या होता है? A + B इंटू A - B होता है ना, बस उसी को घुमा कर दे दिया गया है। और यहाँ पे A - B लिखा है और उसके बाद A + B लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर है, क्योंकि बीच में गुना आप लोग इसको पलट कर लिख सकते हो। ठीक है, 4 गुना -3 लिखो या -3 गुना 4 लिखो, बात बराबर है, सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? A² - B²। तो यहाँ पे A क्या है बबुआ? A √5 है, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो बच गया 5 - 2, तो 5 में अगर 2 गया तो बबुआ 3 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे D में दिख रहा है। चलिए 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है यहाँ पे 32 का पावर में 2/5 ये बराबर है। तो देखो बबुआ मैं 32 को 2 का पावर में 5 लिख सकता हूँ।
भरोसा नहीं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करके देख लेना, यानी कि 2 को 5 बार लिख के गुना करके देख लो, या फिर आप लोग क्या करो 32 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना। इस प्रकार से 2 से भागा देकर देख लेना, 16 आएगा, फिर 2 से भागा देकर देख लेना 8 आएगा। तो ये देखा जाए तो आपके पास 2 का पावर 5 लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ देखो 32 का पावर में 2/5 है, तो 2/5 तो ये बेसिकली 2 का पावर में 5 मैंने 32 को लिखा हुआ है, इसका भी पावर में 2/5 यानी कि इसका भी पावर में तो आपको 2/5 करना पड़ेगा ना। और देखो ये ब्रैकेट है, यानी कि आपके पास ये जो पावर 5 और यहाँ जो पावर में 2/5 आपस में गुना में है, यानी कि मैं इसको 2 का पावर में 5 गुना में 2/5 लिख सकता हूँ। और ये दोनों पावर में देख लो 5 5 ये कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2, यानी कि 2 का पावर में 2 बचेगा, 2 का पावर में 2 4 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? तो देखो बहुपद नहीं होने का क्राइटेरिया समझो। अगर किसी का भी पावर में अगर माइनस आ रहा है, -1 आ रहा है या फिर हाफ वगैरह आ रहा है, तो वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, कोई भी अगर चर संख्या, किसका मैं पावर की बात कर रहा हूँ, जो भी बहुपद में चर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे देख लो इस बहुपद में x चर है, ठीक है, तो देख लो यहाँ पे x का पावर में 2 है, इसका पावर में कुछ नहीं, मैंने 1 है, यानी कि गोटा गोटी संख्या है। ये देखा जाए तो आपके पास एक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 यानी कि ये बहुपद होगा। उसी प्रकार से बी नंबर देखो, इसका पावर में 1 है, इस y के पावर में 1 है। देखो तो इन दोनों के चरों के पावर में देखा जाए तो आपके पास 1 है, यानी कि ये भी एक बहुपद होगा। ठीक है, लेकिन सी नंबर में देखो यहाँ पे x का पावर में तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है। लेकिन देखो यहाँ पे 5/y लिखा हुआ है। ठीक है, 5/y लिखा है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5 गुना में 1/y लिख सकता हूँ कि नहीं, एकदम लिख सकता हूँ। और 1/y को लिख सकता हूँ y का पावर में -1, और ये -1 पावर में नहीं हो सकता चर का, यानी कि ये एक बहुपद नहीं होगा। बाकी डी नंबर में भी देख लेते, देख लो यहाँ पे x का पावर में 1 है, y का पावर में 1, यानी कि ये भी एक बहुपद होगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि बहुपद x-2 का शून्यक कौन है। तो देखो x-2 का शून्यक पूछा, तो इसको बस 0 के बराबर कर देना, x का वैल्यू निकल जाएगा, वही आपका शून्यक हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, नहीं कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक बहुपद दिया का घात क्या होगा। देखो इस बहुपद का जो चर का मैक्सिमम जो घात होगा वही आपका इस बहुपद का घात कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 4 है, और यहाँ पे x का पावर 1 है। तो सबसे ज्यादा पावर क्या है, 4 का है, यानी कि 4 ही इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखो आपके पास यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है px, कोई बहुपद दिया हुआ है को आपके पास x+1 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात करना है। तो कभी भी शेषफल ज्ञात करने को बोले ना, तो याद रखना शेषफल प्रमेय होता है, बहुत ही सिंपल प्रमेय, बहुत ही इजी प्रश्न, इस टाइप प्रश्न आराम से बना सकते हो। तो जिससे भी भागा देना होगा ना, उसको क्या करना आप लोग 0 के बराबर इक्वेट कर देना, यानी कि x+1 है तो इसको 0 के बराबर कर देना आप लोग, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना, क्या हो जाएगा, -1 हो गया। अब इस -1 को यहाँ पे जितने भी जगह पे x वहाँ पे पुट कर दो, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, कितना सिंपल है। देखो कहीं भी इस प्रकार से बहुपद हो, उसको अगर भागा देने के लिए कोई संख्या दी हुई है, इस प्रकार से कोई एक बहुपद दिया हो, तो उससे क्या करना, जो भी चर होगा उसका मान निकाल लेना। यहाँ पे x है तो x का मान निकाल लेना, जो भी आएगा, जो कि यहाँ पे -1 आ रहा है, उसको बहुपद में पुट कर देना, तो आपके पास शेषफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुट करते हैं -1 को। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा -1 का क्यूब, -1 का क्यूब प्लस का हो जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस और यहाँ -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस का 1 तो है ही। ठीक है, तो -1 का क्यूब निकालोगे तो वो -1 ही रहेगा। ठीक है, किसी भी माइनस वाले संख्या का अगर घात अगर देखा जाए, अगर वो विषम संख्या है तो वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, और किसी भी अगर नेगेटिव संख्या का घात अगर मान लो कि सम है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखो -1 का पावर 2 है, यानी कि ये 1 हो जाएगा, प्लस, और देखो यहाँ प्लस और माइनस मिलाकर माइनस हो गया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका माइनस हो गया, -1 हो गया, और यहाँ +1 है, +1 -1 -1 +1, ये सब खत्म हो गया, आपके पास 0 आपके पास सही आंसर आ गया। यानी कि इस बहुपद को अगर आप लोग इससे भागा देते हो तो आपका 0 सही आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल था ना। अच्छा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो याद रखना, कभी भी एक्स अक्ष पर बोले, एक्स एक्सिस पर बोले, तो इसमें हमेशा y बराबर में 0 होता है। ठीक है, और कभी y एक्सिस का बोले तो इसमें x बराबर 0 होता है। यानी एक्स एक्सिस में कोई बिंदु है तो उसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा आपके पास, देखा जाए तो x, 0 हो जाए, क्योंकि y एक्सिस 0 होता है यहाँ पे। ठीक है, y का वैल्यू 0 होता है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और मान लो कि कोई बिंदु y एक्सिस पर है तो इसका जो निर्देशांक होगा वो 0, y होगा, क्योंकि यहाँ पे x 0 होता है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, x एक्सिस का पूछा, यानी कि x, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अच्छा, 0, y ये बेसिकली कब होगा, जब ये आपका y एक्सिस पर होगा तब। ठीक है, तो फिलहाल हमको सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक कई बार पूछा गया क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। 0, 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बिंदु है 0, -7, ये कायते तल पर, किस कायते तल पर स्थित है। तो देखो 0, 7 जो होगा, देखो ये जैसे कि आपका एक्सिस है, ये आपका मान लो कि ये x है, एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है आपको। तो देखो आपके पास देखा जाए तो चतुर्थांश जो होता है बाबू, इसमें देखो एक्स जो होता है ये पॉजिटिव होता है और ये जो वाई होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ वाई डैश होता है और यहाँ वाई नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इसी पर आपके पास देखा है तो प्लस और जीरो होता है। लेकिन बात यहाँ पे देखो कि जो जीरो ये ना ही पॉजिटिव संख्या होता है ना ही नेगेटिव संख्या होता है। इस कारण से देखा जाए तो ये जो 0, -7 होगा ये आपका देखा जाए तो देखो -7 यानी कि वाई का वैल्यू नेगेटिव और वाई का वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे होता है, और ये एक्स का वैल्यू 0 यानी कि ये जो बिंदु होगा ये आपका वाई डैश में ही लाई करेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपके पास वाई एक्सिस सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास x बराबर 1 और y बराबर में 2 है तो रैखिक समीकरण यहाँ पे एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3x प्लस का 2y बराबर में k का, यहाँ पे जो k है उसका मान निकालना है, यानी कि इसको आपको सॉल्व करना है। अरे बउआ x और y का मान दिया हुआ है तो पुट करो, x का मान 1 दिया हुआ है, यानी कि 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3 ही रहेगा। अच्छा 2 गुना y का मान 2 है, यानी कि 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 3 और 4 7 निकल गया k का मान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अच्छा एक्स अक्ष का समीकरण पूछा है, एक्स अक्ष का निर्देशांक नहीं पूछा, निर्देशांक पूछा तो क्या हो जाता, निर्देशांक पूछा तो क्या हो जाता आपके पास x,0। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसमें y 0 होता है, लेकिन समीकरण अगर पूछे तो जैसा कि मैंने बोला कि इसमें y 0 होता है, यानी कि x अक्ष का समीकरण y = 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर y अक्ष का समीकरण पूछता तो y एक्सिस में x 0 होता है, यानी कि उस टाइम पे x = 0 वाई एक्स का समीकरण हो जाता, तब आपका इनर का यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन इधर उधर लिख दिया है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। पर देखा जाए तो आपके पास 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका एक्स अक्ष का समीकरण पूछा तो इसका y = 0 से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर एक ही समीकरण का हल आपको पूछा है तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी पूछे तो बस जो आपके पास ऑप्शन में एक्स का जो और वाई का वैल्यू दिया है इसको बस पुट कर देना रैखिक समीकरण में। पुट करने पर जो भी बराबर में दिया हो, जो कि 5 दिया हुआ है, अगर 5 आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, देखो बबुआ लिखा है कि 2x + y = 5। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करने पर अगर 5 के बराबर आ रहा है वही सही आंसर होगा। हमको पता है कि सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, तो चलो सी नंबर का पुट करते हैं। तो x का वैल्यू 2 है तो 2 गुना 2 4 हो गया, प्लस का y का वैल्यू 1 है तो 4 + 1 तो 5 आ गया, यानी कि आपके पास सी नंबर का ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा यूक्लिड का कथन कि सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्नलिखित रूप में दिया गया है। तो बेसिकली एक अभिधारणा के रूप में दिया गया है। ठीक है, अच्छा एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। मान लो कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं जा सकती है, देखो इससे इस प्रकार से अनंत रेखाएं इसको काटती हुई जा सकती है, बहुत सारी रेखाएं इसको छूती हुई जा सकती है, यानी कि अनंत सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 70 डिग्री का पूरक कोण का मान होगा। देखो पूरक और संपूरक दोनों आपका पूछता है एग्जाम में, तो अगर पूरक पूछे बउआ तो याद रखना पूरक कोण क्या होता है, कोई भी दो कोणों का अगर योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वो पूरक कोण कहलाएगा। यानी मान लो कोई एक्स से और कोई वाई दो कोण है, इनको जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है, पक्का पक्की 90 डिग्री, यानी कि एक्स और वाई आपस में क्या होंगे, पूरक होंगे। ठीक है, तो चलो एक का मान अगर 70 डिग्री दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा का मान 20 डिग्री होगा, तभी तो 90 डिग्री होगा ना, यानी कि 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 20 डिग्री होगा। या क्वेश्चन ऐसे पूछता है 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है, तो 70 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी नंबर का ऑप्शन 20 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। अच्छा 70 का संपूरक क्या होगा बताओ, तो जिस प्रकार से दो कोणों का योग अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है तो वो पूरक कहलाता है, उसी प्रकार से दो कोणों को जोड़ने पर अगर वो 180 के बराबर हो रहा है तब वो संपूरक कहलाएगा। तो अब चलो आप लोग मुझे 70 डिग्री का संपूरक निकाल के बताओ। ठीक है, चलिए यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज होगा, तो वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज होगा। पूछो क्या है, देखो जैसे कि मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण अगर 90 डिग्री अकेला लेकर बैठा है तो बाकी ये दोनों कोणों को मिलाकर भी देखा जाए तो 90 डिग्री ही होगा। पूछो क्या है, अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री 180 डिग्री होता है, तो अगर ये अकेला अगर 90 डिग्री तो बाकी दो कोण मिलाकर 90 डिग्री होता है ना, ये 90 मिलाकर ये दोनों का 90 और इसका अकेला 90 मिलाकर 180 होगा। यानी कि ऐसा किस त्रिभुज में होता है कि कोई एक कोण जो होगा वो बाकी दो कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये समकोण त्रिभुज में होता है, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस आकृति में आपको यहाँ पे एक्स का मान निकालना है, बहुत सिंपल है। देखो अभी मैंने बोला कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों के योग आपका 180 डिग्री बराबर होता है, यानी कि ये अगर 50 डिग्री ये अगर 40 डिग्री है तो ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो कोण होगा ये भी आपका 90 डिग्री होगा, तभी ना तीनों अंत कोणों को मिलाकर 180 डिग्री होगा। अब जब ये 90 डिग्री हो गया मेरा बबुआ, देखो गौर से, ये एक रैखिक युग में बोलो कि यहाँ पे देखा जाए तो ये आपके पास एक लाइन है, तो लाइन का ये जो कोण बनेगा ये टोटल 180 डिग्री का बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक अगर 90 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 90 डिग्री होगा ना, तब ना टोटल मिलाकर 180 डिग्री होगा। ये वाला 90 और इधर वाला 90 मिलाकर 180 डिग्री होगा, यानी कि ये जो आपके पास एक्स का मान निकल गया ये आपका क्या निकल गया, 90 डिग्री निकल गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है।
निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो सर्वांग समता पूछ रहा है तो ट्रिपल ए ये सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, समरूपता की कसौटी, याद रखना मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न पर लिखा है यहाँ पे त्रिभुज ABC में, मान लो कोई त्रिभुज आपके पास है यहाँ पे ABC है, ठीक है, जिसमें जो AB यानी कि ये वाला जो भुजा है वो AC के बराबर है, और जो आपके पास ACB जो कोण है यानी कि ACB ये वाला जो कोण है ये आपको कितना दिया हुआ बबुआ, ये 70 डिग्री दिया हुआ है। तो कौन ABC पूछा यानी कि ABC ये वाला कौन पूछा है। तो समझो मेरी बात, एक प्रमेय होता है, याद करो कि अगर मान लो कि त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर है तो उसकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी, यानी कि ये वाला कोण C और कोण B भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि देखा है तो AC जो है यहाँ पे जो AC है और जो AC और जो AB है ये आपस में बराबर है, तो AB के सामने वाला सम्मुख कोण जो कि C है और जो AC है इसका सामने वाला सम्मुख कोण B है, यानी कि जो आपके पास कोण B और कोण C का आपस में बराबर होगा और कोण C का मान 70 दिया तो कोण B भी तो 70 डिग्री होगा ना मेरे यार। तो C नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चतुर्भुज के कोण आपके पास दिए हुए हैं 3:5:9:13 के अनुपात में है, ये चतुर्भुज के सबसे छोटा कोण का मान होगा। तो देखो इस प्रकार कहीं भी अनुपात में अगर भुजाएं दी हुई हो, चाहे त्रिभुज का दिया हो चाहे आपके पास चतुर्भुज का दिया हो, ठीक है, तो याद रखना कहीं भी या तो छोटा कोण पूछेगा या तो बड़ा कोण पूछेगा। तो छोटा कोण वही होगा जो भी यहाँ पे सबसे छोटा संख्या आपको दिख रहा है अनुपात में, जो कि 3 दिख रहा है, तो यही सबसे छोटा कोण होगा, और सबसे बड़ा कोण 13 होगा, ठीक है। त्रिभुज में भी सेम फंडा है, अगर सबसे छोटा अगर जो आपको अनुपात दिख रहा है वही उसका छोटा कोण होगा और सबसे बड़ा वाला सबसे आपके पास बड़ा कोण होगा, ठीक है। तो हमको बेसिकली 3 से काम है, ठीक है, तो इसका सही आंसर 3 नहीं होगा, समझो मेरी बात। आपको बेसिकली सबसे पहले इन सभी को x मानना पड़ेगा, इसको मैं 3x मान लेता हूँ, इसको मैं 5x मान लेता हूँ, बस पीछे में x लगा दो, या इसको मैं 9x मानूंगा और इसको मैं 13x मानूंगा, ठीक है। और बेसिकली ये चारों क्या है, बेसिकली कोण है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा जगह अच्छा से मिलेगा मुझको, ठीक है। चलो यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, यानी कि इसमें 3x को, इसमें 5x को, इसमें 9x को और इसमें 13x को अगर जोड़ूं तो ये 360 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा, क्योंकि चारों कोनों का योग 360 डिग्री बराबर होता है चतुर्भुज का। यही अगर त्रिभुज पूछता तो बस तीनों जो भी अनुपात होता उसको मैं जोड़ देता और वो 180 के बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ चतुर्भुज इसलिए 360 करूंगा। अब सबको जोड़ो, 3x 5x 8x 8x 7x 8x और 9x 17x 17x और यहाँ पे 13x हो गया आपके पास 30x, ये हो गया इनका योग 30x, ये बराबर होगा 360 का। अब ये देखा जाए तो 30 उधर जाकर भागा लग जाए तो मैं यहीं काट देता हूँ, 0 0 कट गया, 3 के 3 3 2 यानी कि x का वैल्यू जो निकला बबुआ वो 12 निकल गया। और हम लोगों ने यहाँ पे इसको माना था 3x और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा वाला अनुपात सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास x का वैल्यू 12 निकल गया और यहाँ पे 3 गुणा में, तो 12 गुणा 3 कितना हो गया, 12 3 36, यानी कि सबसे छोटा वाला जो कोण निकल गया 36 निकल गया। अब बता बड़ा वाला कोण कितना निकलेगा, आप लोग काउंट करके बताओ, ठीक है। 13 गुना x करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। चलो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे देगा आपको और पूछेगा उसका सबसे छोटा कोण या बड़ा कोण पूछ लेगा। तो बस तीनों कोणों को x मान के, तीनों अनुपातों को x मानकर उसको 180 के इक्वेट कर दीजिएगा, सबसे छोटा अनुपात आपका छोटा भुजा हो जाएगा, सबसे बड़ा अनुपात आपका बड़ा भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो वही सही आंसर हो जाएगा, पर इसका आंसर तो 36 हो जाएगा, इन ऑप्शन कट हो जाएगा। है कि किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक हमेशा समांतर चतुर्भुज होता है। आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे समझो, कोई भी अगर दुनिया में चतुर्भुज है, जैसे देखो ये वाला देखो, ठीक है, यही चतुर्भुज ले लो, चलो, तो इन चारों भुजाओं का जो मध्य बिंदु, जैसे कि एडी का मध्य बिंदु ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, इनको अगर मैं आपस में मिला दूं तो ये जो आपके पास चतुर्भुज बन रहा है बबुआ, ये हमेशा एक समांतर चतुर्भुज होगा आपका, तो यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस आकृति में देखो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें बीसी का मान आपको दे दिया गया, इस बीसी यानी कि आधार का मान आपको 7 दे दिया गया है और ऊंचाई ए का मान आपको 5 दिया है, तो इसका आपको क्या निकालने बोला है, क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, तो आधार क्या आपके पास, आधार 7 दिया हुआ है और ऊंचाई आपके पास 5 दिया हुआ है, देखो 7 और 5 दिया हुआ है, तो 7 गुना 5 कितना हो जाएगा, 7 गुना 5 आधार गुना ऊंचाई, 7 5 35 हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सही आंसर इसका, क्योंकि सेंटीमीटर शब्द है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक। कितना सिंपल प्रश्न है देखो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखाया है तो आपके पास 12 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। देखो क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, बेसिकली क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखो, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार
तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। मान लो कि कोई दो समांतर रेखा इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर कोई एक त्रिभुज इस प्रकार से है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का अगर मैं आधार की बात करूँ तो चलो मान लेते हैं कि ये वाला इस त्रिभुज का आधार है, ठीक है। और इसी आधार पर और एक इसी रेखा पर और एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। इसी आधार और इस समांतर रेखाओं के बीच में मान लो कि एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से आपका बना हुआ है। तो इन दोनों का जो एरिया होता है मेरे बाबू, याद रखना मेरी बात, बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि ये जो त्रिभुज है यहाँ पे जो बना हुआ है त्रिभुज, इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये जो त्रिभुज है आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपके पास, ये जो होगा ये हमेशा आधा होगा इस चतुर्भुज के एरिया का, समांतर चतुर्भुज के एरिया का। यानी कि मान लो कि इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल मान लो कि 12 दिया हुआ है, तो इस जो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, हमेशा इसका डबल होगा, यानी कि 24 होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपके पास। यानी कि जो भी त्रिभुज होगा उसका डबल कर देना। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि वो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में से एक ही आधार है और एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज है, तो ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि ये हमेशा क्या होगा कि डबल होगा, त्रिभुज का जितना होगा उसका डबल हो जाएगा। यानी कि ये 12 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 24 हो जाएगा। आपके पास सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्तखंड एक चाप तथा एक जीवा के बीच का भाग होता है। समझो मेरी बात, कोई भी जैसे वृत्त है, ये चीज मैंने आपको बताया हुआ था, याद करो, ठीक है। तो इस वृत्त की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको काट दिया, अरे एक मिनट रुक जाओ बबुआ, हाँ इसको मैंने काट दिया। तो ये जो आपका खंड बन गया यही तो इसका वृत्त का वृत्त खंड बनेगा ना। तो जो वृत्त खंड बना है बेसिकली एक चाप से और ये एक जीवा से बना है। जीवा क्या होता है कि वृत्त के देखा जाए इस प्रकार से काटने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग जनरली जीवा वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये आपका क्या हो जाएगा, वृत्त की चाप और जीवा से बनता है, ठीक है। और वृत्त की चाप और व्यास से क्या बनता है, आई होप कि आपको पता होगा, मैंने आपको बताया हुआ था, याद करो, ठीक है। तो याद रखना वृत्त की चाप और जो आपके पास व्यास है उससे वृत्त का खंड तो होता है लेकिन वो अर्धखंड होता है, यानी कि अर्धवृत्त खंड बनता है। यानी कि ये जो आपके पास उसका त्रिज्या माने व्यास है उसका और ये उसका चाप है, तो इससे क्या बनेगा, इस वृत्त का आधा आधा भाग हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा अर्धवृत्त खंड बनेगा। तो अर्धवृत्त खंड कब बनता है, चाप से और व्यास से। लेकिन अगर नॉर्मल वृत्तखंड बोले तो हमेशा याद रखना चाप से और जीवा से बनता है, ठीक है। चलिए अच्छा, 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। मान लो इस प्रकार से 3 बिंदु है तो इनसे मिलाकर कोई एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, यानी कि एक और केवल एक, ए नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। 28 में देखो आपके पास कौन ए सी बी का मान निकालने बोला है, ए सी बी, यानी कि ये वाला कोण निकालने बोला है। तो इस टाइप का आकृति को गौर से देखो, कभी भी आए तो याद रखना जो ये वाला कोण होगा ये इस कोण का हमेशा आधा होगा, यानी कि ये 50 दिया हुआ है तो ये कितना होगा 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बता, अगर मान लो ये वाला कोण का मान अगर 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, जाहिर सी बात है कि ये डबल हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। तो याद रखना ये वाला कोण हमेशा डबल होता है इससे, या फिर ये वाला जो कोण होता है ये हमेशा आधा होता है इसका, सेम चीज़ है। तो फिलहाल 50 का आधा 25, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, दिया नहीं हुआ, पूछा कि एक त्रिभुज ए बी सी, मान लो कि यहाँ पे कोई त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। मैं आपके पास ए बी का मान, यानी जो ए बी है इसका मान आपके पास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कौन जो ए है, ये जो कौन है ये आपके पास कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दे दिया है बबुआ जी, ठीक है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि आपके पास बी सी तथा ए सी का अंतर, देखो कब इस त्रिभुज की संभावना आपका नहीं रहेगा, बोले कि इस त्रिभुजों का जो बनना संभव नहीं होगा, बताओ। तो देखो जब आप लोग जब बी सी और ए सी का अंतर जब भी करोगे तो ये हमेशा छोटा आएगा आपका ए बी का। मतलब समझो आप लोगों ने एक त्रिभुज एक चीज पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज की मान लो कि कोई ये वाला भुजा ए है, ये वाला भुजा बी है और ये वाला भुजा सी है। तो त्रिभुज का कोई सा भी दो भुजा पकड़ो, चलो मैं ए और बी को पकड़ता हूँ, तो इनका योग हमेशा बड़ा होगा, इसका जो योग होगा ये हमेशा बड़ा होगा त्रिभुज के तीसरी भुजा से, यानी सी से बड़ा होगा। या फिर अगर आपने मान लो कि इसने आपने क्या किया बी और सी को पकड़ा, इन दोनों का योग हमेशा ए से बड़ा होगा, या ए और सी का योग हमेशा सी से बड़ा, यानी कोई भी दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। लेकिन जब मैं अंतर की बात करूं, यानी कि चलो फिर से ए इसको बी इसको मैं सी मान लेता हूं, मान लो अगर आप लोग ए और सी का अंतर निकाल रहे हो तो ये हमेशा छोटा होगा तीसरी भुजा से, या सी और बी का अंतर निकाल रहे हो तो हमेशा ये छोटा होगा ए से, या फिर आप लोगों ने ए और सी का अंतर निकाला या फिर ए और बी का अगर अंतर निकाला तो वो सी से छोटा होगा, और ए और सी का अंतर निकाला तो हमेशा बी से छोटा होगा। यानी जोड़ की बात करो, कभी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और कभी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। यानी कि आपके पास जो आपके पास यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, जिसमें से ए बी का मान आपके पास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये हमेशा ए सी और जो आपके पास बी सी होगा इनका जो अंतर होगा
इससे हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग यहाँ पे बी सी माइनस ए सी करो या फिर ए सी माइनस बी सी करो तो इसका जो अंतर होगा ये हमेशा 4 से छोटा आएगा। अगर ऐसा आएगा तभी ये त्रिभुज बनेगा। यानी कि ये डी नंबर का ऑप्शन में, बी नंबर का ऑप्शन में, ए नंबर का ऑप्शन में, ये सभी 4 से छोटा, यानी कि इसी केस में त्रिभुज बनेगा। लेकिन पूछा कि कौन सा केस में त्रिभुज नहीं बनेगा, तो सी नंबर पे नहीं बनेगा क्योंकि ये 4.5 है जो कि बड़ा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में एंगल 60 डिग्री दे, जुट्ठे खाली दे दे, कौन है इसका काम ही नहीं, खाली आपको भौंकवाने के लिए दे दिया गया है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक चीज़ बताऊँ आपको, चलो दिल की बात बताता हूँ। इससे पहले मैंने और एक बार वीडियो शूट किया, 30 नंबर तक मैंने बताया, फिर पता चला कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया। तो इस प्रकार से कभी कभी डबल मेहनत हो जाता है, पर फिर भी आपके लिए वीडियो आ रहा है तो उसके लिए लाइक जरूर बनता है, ठीक है। चलो, बोलोगे सर ब्लैकमेल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो इसका देखो आप लोग कैसे बनाओगे। सो तो कभी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई, एक दिया हुआ है 3 और एक 4 और एक 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो हिरोन सूत्र से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं, देखा जाए तो अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो सबसे पहले सबको जोड़ो, 3 4 5, इसे आई होप कि आप लोगों ने क्या होगा, 3 4 7, 7 5 12, 12 को 2 से भाग दे तो 6 आ गया एस का वैल्यू। हिरोन का सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू 6 निकला था, 6 हो जाएगा। ए का मान हम लोग चलो यहाँ पे पहली भुजा को 3 को मान लेते, बी का मान 4 मान लेते और सी का मान 5 मान लेते, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास 6 इंटू का 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, क्योंकि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है। देखो 6 तो 6 है, गुना में देख लो, 6 में 3 गया तो आपके पास 3 बचा, 6 में 4 गया तो 2 बचा, 6 में 5 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब देखो इस 6 को मैं 3 गुना 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ ऑलरेडी 3 गुना 2 है ही, ठीक है। और एक का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इसको छोड़ ही दो, ठीक है। देखो 3 3 आपका एक जोड़ा लग के बाहर निकल गया, 2 2 का एक जोड़ा लग के बाहर निकल गया, ठीक है। तो 3 दूना 6 आपका निकल गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न बताते हैं कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। देखो सबसे पहली बात तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, याद रखना मेरे पास, वो क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या, 6 दिया है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, यानी कि 9√3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बस जिसको फॉर्मूला पता था वो फटाक से बना सकता है, ठीक है, या हिरोन का सूत्र भी लगा के बना सकते थे, पर फॉर्मूला पता है जो कि क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है। ऐसा तो बोला नहीं कि हिरोन सूत्र से निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन सबको पता है कि 4/3 पाई आर क्यू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में चमक रहा है। चलिए, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। सर क्या है, सूझ नहीं रहा है हमको। तो बेलन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है, याद होगा आपको, 2πr इंटू का r प्लस एच होता है। अगर मैं इस 2πr को अंदर लेके जाऊँ, पहले r से गुना करूँ तो क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, प्लस का, अब देखो फिर जब h के साथ गुना करूँ क्या हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में आपके पास 2πrh पहले लिखा हुआ है और 2πr² बाद में लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बीच में प्लस है, तो सही यही आंसर हो जाएगा। कभी भी डायरेक्टली नहीं देता, थोड़ा मोड़ा घुमा कर पूछता है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टली भी दे देता है, डायरेक्टली देगा तो टेंशन नहीं है, और घुमा कर देगा तो भी टेंशन है, आपको पता है। अच्छा, एक घन का आयतन आपके पास 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं मैं। जो कि देख सकते हो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में शो कर रहा होगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर के प्रश्न पर आते हैं कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से दिखाते हैं, जो कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आधार की त्रिज्या यानी कि आपको आर दे दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र क्षेत्रफल निकालना है। कितना जी वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू तो 22/7 लेना है, गुना में आर का वैल्यू कितना है आपके पास, देख लो 7 है, गुना में एल का वैल्यू 10 है, तो देखो 7 7 यहाँ नीचे नीचे गया, 22 गुना 10 कितना हो गया, 220, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी 220 दो जगह में दे देगा और एक जगह में सेंटीमीटर क्यूब दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटीमीटर क्यूब आयतन का होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और क्यों, क्योंकि वो 3D होता है आयतन, ठीक है, 3D में होता है। और जो क्षेत्रफल होता है इसलिए 2D शेप चीज़ का होता है, ठीक है, तो यानी कि उसमें सिर्फ स्क्वायर लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी देखो कितना इजी प्रश्न है, जिसको फॉर्मूला पता है आराम से बना सकता है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले, आई होप कि आपको याद होगा कि इसका आंसर कितना था। इसका आंसर 5 3 15 3 था, याद करो, ठीक है। अच्छा, कैसे निकाला था, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या पहले लिखो, तो 1 2 3 4 5 हो गया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, इन सभी को जोड़ो, ठीक है। और टोटल 5 संख्याएं देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या कर दो, भागा दो, तो इसका क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो 1 2 3 3 3 और 3 कितना हो गया, 6 6 4 10 10 5 15, 15/5, 5 3 15, लो 3 निकल गया। ये सब मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। अच्छा, इसकी बारंबारता निकालना है 5 की, तो चलो, अच्छा किधर चला गया, 1 मिनट रुक जा बबुआ जी, थोड़ा सा
ये गड़बड़ा गया यहाँ पे है, ठीक है। तो 5 की बारंबारता का मतलब पूछा कि 5 कितना बार आया है, तो देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अब इसको मत गिन लेना क्योंकि यही तो पूछा है, बोले सर 6-7 बार आया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर से गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 बार, चलो ठीक। अब आप लोग मुझे यहाँ पे 6 की बारंबारता बताओ तो कितनी है, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अच्छा, वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया हुआ है 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा, तो मैं यहाँ पे 10 से 20 का वर्ग चिन्ह पूछा है, तो देखो 10 से 20 का वर्ग चिन्ह पूछा, तो 10 से 20 को पहले जोड़ो, उसको 2 से भागा दे दो। जो भी वर्ग चिन्ह होगा उसमें जो निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा होगा, निम्न वर्ग सीमा नहीं, छोटा वाला को निम्न वर्ग सीमा बोलते हैं, बड़ा वाला संख्या को ऊपरी वर्ग सीमा बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे और 2 से भागा दोगे तो आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। 10 + 2 कितना आ गया, 30 आ गया, 30/2 15 आपका सही निकल गया इसका आंसर, जो कि वर्ग चिन्ह 15 हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। माने 3 जो आया है पैसे को, माने पासा को जब आप लोग 1000 बार फेंकोगे, उछालोगे, तो जो आपके पास 3 आया है वो टोटल 150 बार आया है, ठीक है। यानी कि यही बारंबारता है कि 3 जो आया है वो 150 बार आया है, तो इसकी प्रायिकता निकालना है। तो देखा जाए तो कितनी बार आया है टोटल, 3 150 बार। टोटल कितने परिणाम है, 1000, बस भागा दो तो प्रायिकता निकल जाएगा, 0 0 कट गया, 5 3 15, आपके पास कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 20 यानी कि 3/20, जो कि ऑप्शन नंबर बबुआ जी सी में दिख रहा है, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, मैंने कई बार बताया, संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन कर लिया। और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है 2023 का मॉडल सेट है, 22-23 देख सकते हो, ठीक है। और 23 का करोगे तो अच्छा रहेगा, 23 का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने का चांसेस रहेगा 2025 में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी इस प्रकार से मैं आपको और भी क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। आपको बस जितना कराऊंगा उतना कर लोगे तो बात मानो कि मैथ में आपका कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं, पर कमेंट अच्छा रहेगा तभी। अब बकवास करोगे तो हम लोग भी ध्यान नहीं देते उतना, ठीक है। चलिए, अच्छा, अभी का एग्जाम का टाइम है, तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सब जगह पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि अपडेट जो होगा वो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में। भाई साहब जितने भी पार्ट लिया हूँ सब देख लो, मेरा बात मानो, देखोगे तभी अच्छा नंबर आएगा, सब में प्लस आएगा। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तो अगले जय हिंद जय भारत और आपका दिन शुभ हो।